बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, साउंड एंड बेहतर, कंपैरेटिवली बेहतर, क्योंकि है नहीं ना, सेहत के साथ हमारे साथ मौजूद है और एक्सप्रेसो ट्यून किए हुए हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं कि आपके वीक का आगाज अच्छा होगा और इस अच्छे आगाज को करने के लिए हम आ चुके हैं जनाब। 9 से 11 बजे तक आपका और हमारे साथ रहने वाला है। बहुत कुछ होगा शो में, कुछ अच्छी खबरें तो हम शामिल करते हैं, सियासत पे हम बात करते रहते हैं, सेगमेंट्स हमारे पास होते हैं, तो बहुत कुछ होता है। बिल्कुल बहुत कुछ होता है और उस बहुत कुछ में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कल इट वाज काइंड ऑफ अ क्रिकेटिंग डे। 2-3 चीजें पैरेलल हो रही थी, लेकिन क्रिकेट का जो इवेंट था वो सब पे डोमिनेट कर रहा था कल, चूंकि पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो रही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ अच्छी खबरें भी आई चेयरमैन रमीज राजा की तरफ से, जिसमें खास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस हैं कोऑपरेट सेक्टर के साथ, उस हवाले से कुछ एक दो बड़ी अच्छी खबरें रमीज राजा साहब ने दी। ताम जनाब पीएसएल की ड्राफ्टिंग कल कंप्लीट हुई है और इस ड्राफ्टिंग के अंदर कुछ जबरदस्त थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी आई हैं, लेकिन जो हाईलाइट बनी वो कल कामरान अकमल की स्टोरी बनी, जिसमें उन्होंने खुद को दस्तबरदार कर लिया सिल्वर कैटेगरी में आने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि आई डोंट डिजर्व दिस, और अपनी टीम ज़ल्मी से बड़ा एक क्या कहना चाहिए मुअज़्ज़ज़ाना सा एहतजाज करते हुए उन्होंने अपने आप को बैक ऑफ कर लिया। आई वाज अ बिट सैड फॉर कामरान बिकॉज ही इज बीन प्लेइंग वेरी गुड और डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन्स भी किए उन्होंने, तो आई थिंक उनको कुछ बेहतर होना चाहिए था। लेकिन विद दैट आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज होने जा रहा है, दिस इज इन कराची। एग्जैक्टली, और बहुत अरसे बाद कोविड के ब्रेक के बाद अगर हम कहें पीएसएल में भी कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से हमें पोस्टपोन हुआ, उसके बाद शायकीन उस तरह से अलाउड नहीं थे। अब बिलाखिर पूरे तमाशाइयों के साथ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच आज होने जा रहा है शाम 6 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में। तो वो तमाम लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए एक अच्छी ट्रीट होने वाली है, क्योंकि आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर लाइव देख सकेंगे। बिल्कुल, और शायद बहुत से लोगों के लिए वेस्ट इंडियन टीम को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है। पहले उनके कैप्टन रिटायर्ड हर्ट हो गए, जख्मी हो गए, इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे। दूसरी तरफ उनके जो 3 प्लेयर्स थे उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, सो उस वजह से भी थोड़ी सी वेस्ट इंडियन टीम प्रेशर का भी शिकार है। लेकिन एक चीज कल बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, व्हील एंडोर्स दैट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर जो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है तो उसका क्रेडिट वेस्ट इंडियन टीम को जाता है, क्योंकि वेस्ट इंडियन टीम और उनके प्लेयर्स उस वक्त पाकिस्तान आ रहे थे जब कोई पाकिस्तान नहीं आ रहा था। सो अब वेस्ट इंडियन टीम का शुक्रिया अदा भी करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कराची की जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, कि वो सिर्फ पाकिस्तानी टीम को आज सपोर्ट न करें, वेस्ट इंडियन टीम के लिए भी क्लैप करें, उनको भी सपोर्ट करें, ये भी बहुत जरूरी है। ये वैसे होता है नॉर्मली अगर हम देखते हैं, लेकिन स्टिल विल मेक श्योर कि हम उनको भरपूर अंदाज में वेलकम करें, और जिस तरह उन्होंने बुस बुरे वक्त में साथ दिया। अरमला इसी इज़हार यकजहती के लिए उनके फ्लैग आई हैं। चलें जनाब, तो इस पे हमने डिटेल में बात करनी है, चूंकि क्रिकेट की बात करें बगैर तो हमारा एक्सप्लेन नहीं होता, लेकिन शो में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर तनाज़ा, सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स ने नए बल्दियाती कवानीन को मुस्तरद कर दिया। 19 दिसंबर से एहतजाज का ऐलान। बलोचिस्तान में समंदर किनारे अवाम का समंदर, गवादर के माहीगीरों का धरना 29वें दिन में दाखिल, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। पंजाब बल्दियाती ऑर्डिनेंस, पंजाब में आइंदा बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम पर कराना लाजमी करार, मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स का ज्वाइंट पैनल होगा। तीसरी बार टेकन 7 का चैंपियन बनने वाले अरसलान सिद्दीकी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब लाहौर से यारकन पर। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म, आज होगी चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना बताएंगी पाकिस्तान की पहली बेकरी पंजाब बेकरी के बारे में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, पंजाब बेकरी जाएंगे आज हम, लेकिन उससे पहले आपको लेके जाएंगे सियासत की जानिब आज की बड़ी खबर में। आगाज करते हैं जमहूरी अमल से। तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हम मुकम्मल जमहूरियत की बहाली के लिए कोशा है। ऐसा लगता है कि वी आर स्ट्रगलिंग एंड यस वी आर।
मुल्क की तारीख में कभी भी जो हमारा जमहूरी निज़ाम है ये मुकम्मल नहीं हुआ। अगर हम अनफॉर्चुनेटली अपनी हिस्ट्री को देखें, कभी आमरीत के ज़रिए जमहूरियत की जड़ों को खोखला किया गया, कभी जमहूरी हुकूमतें इस काबिल नहीं रही जमहूरियत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। दूसरी जानिब पिछले 13 साल से जो जमहूरी हुकूमतें हैं उसका तसलसल हम देख रहे हैं, लेकिन ये जमहूरी हुकूमतें निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए नहीं हैं, नाकाम रही हैं, कामयाब नहीं हो पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अमल पर जमहूरी हुकूमतों को बल्दियाती इदारे बहाल करने पड़ते हैं। अब नए बल्दियाती निज़ाम पर इत्तफाक होता नज़र नहीं आ रहा। सिंध की अगर बात करें तो यहाँ पर नया बल्दियाती निज़ाम भरपूर तौर पर मुतनाज़ हो चुका है। अपोजिशन हुकूमत के दरमियान इस वक्त तनाज़ा नज़र आता है। गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती कवानीन के खिलाफ अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कराची की तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने बल्दियाती कवानीन को मुस्तरद किया और इसे एक काला कानून करार दिया और बल्दियाती कवानीन के खिलाफ 19 दिसंबर को एहतजाज करने का फैसला भी किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने सिंध में मेयर को इख्तियारात देने का मुतालबा करते हुए ऐलान किया है कि सिंध बल्दियाती कवानीन के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सूबाई हुकूमत आइन और जमहूरियत के लिए खतरा बनी हुई है, जबकि बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन की जानिब से अगर हम बात करें वो उन पर भी तनकीद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद मैदान में आए और उन्होंने अपोजिशन को जाहिल करार देते हुए कहा कि समझ से बाहर है कि अपोजिशन वाले चाहते क्या हैं। गवर्नमेंट ने सारी बातें मान ली थी, इसके बावजूद सिंध असेंबली में हंगामा किया गया। पंजाब में भी अगर हम बल्दियाती निज़ाम की बात करें तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें नजर आती है। सबसे बड़ा मसला यही है कि बल्दियाती इलेक्शन EVMs पर होगा या नहीं होगा, इसी पर मुहाज़राई जारी है। सूबाई गवर्नमेंट ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है और इसके तहत बल्दियाती इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इलेक्शन में जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त लिखा गया है, लेकिन इस वजारत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर जो शिबली फराज हैं इस वजारत के, वो भी इस बात का इतराफ़ तो कर चुके हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में जो मुख्तलिफ नशिस्तें हैं इस पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं, इसलिए जो बल्दियाती इलेक्शन है वो EVM पर नहीं हो सकते। दूसरी जानिब जो तहसील नाजिम के लिए इंतखाबात हैं उसके लिए मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने कहा था हम जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और साबिका वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हैं, वो ये कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन 100% EVM पर हो सकते हैं। तो क्या ये दो वज़रा के दरमियान कोई मामला चल रहा है? इनके बयानात से तो ऐसा लगता है। 2 माह के अंदर फवाद साहब का कहना है कि मशीनें मिल सकती हैं, इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन EVM पर कराए, ये भी फवाद चौधरी साहब ने कल कहा। कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, खैर मज़ीद हम इस पर ले लेते हैं। इन दोनों बल्दियाती जो स्ट्रक्चर सामने आ रहे हैं इन बिल्स का, इसके ऊपर भी, और फिर इसको ऑर्गेनाइज करने के हवाले से किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस वक्त फिजिबल है उसके लिए करवाना। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इलेक्टोरल प्रोसेस जो है पाकिस्तान के, इसके ऊपर उनकी माहिराना राय आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। हम ज़रा आज भी इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा अहम मरहला है। हम हमेशा कहते हैं कि जो जमहूरियत की रूह है वो बेसिकली आवाम तक इख्तियारात को बुनियादी सतह तक मुंतकिल करना है, और जो बल्दियाती इंतखाब हैं ये उसकी सबसे अहम कड़ी हैं, यही उसका सबसे अहम मरहला है। इस वक्त ये जो सूरत हाल बन रही है पंजाब में भी, सिंध में भी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये यही वो शक्ल है जो कि आवाम को उसके बुनियादी हुकूक दिलाएगी और जमहूरियत की हकीकी रूह की जानिब हमें लेके जाएगी? देखें जी, असूली तौर पर जो सिंध असेंबली ने जो बल्दियाती इंतखाब के हवाले जो एक्ट पास किया है वही सूरत हाल पंजाब में रही, वही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में रही। 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये सूबों के ये इख्तियारात दिया गया था कि वो अपने बल्दियाती इंतखाबात को एक्ट जो बनाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 140A के मुताबिक आप अपनी कानून साजी कर लें। अब हर सूबों ने आप अपने रिक्वायरमेंट देखते हुए अपने कानून साजी की है। पंजाब का जो एक्ट पास हो रहा है या ऑर्डर जारी किया गया है वो भी एक इतना ज्यादा खुशऐद नहीं है। उन्होंने ज़ाहिर है कि उन्होंने अपने वफादात के तहत अपनी पार्टी का तहत देखा, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये की उन्होंने मेयर का इंतखाब, तमाम इंतखाबात जो है चेयरमैन से लेकर ऊपर तक उन्होंने पहुंच के वो डायरेक्ट बरास्त करवा दिए। ये दुनिया भर में जो है तमाम मेयर के इंतखाबात बरास्त ही होते हैं, तमाम दुनिया के, इंडिया में छोड़कर बाकी तमाम दुनिया में मेयर के इंतखाबात डायरेक्ट होते हैं। लेकिन उन्होंने एक पख लगा दी कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आप लोकल गवर्नमेंट का इंतखाब हो गए। अब हुकूमत के एक इंतहाई वजीर साइंस टेक्नोलॉजी के हैं शिबली फराज साहब का बड़ा अच्छा आइडिया है। उन्होंने ये कहा कि जी मेयर का इंतखाब तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो जाएगा, वो लिमिटेड इलेक्शन होता है,
लेकिन पूरे सूबे का एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो है बल्दियाती इंतखाब होने नामुमकिन है, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ऐसी कोई सलाहियतें हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात कही, लेकिन उन्होंने कि जो बाकी जो वज़रा हैं वो कहाँ से गाइडलाइन लेते हैं वो खुदा जाने के, कहाँ से भी तो सवाल एक आम शहरी के या आम वोटर के जहन में यही आता है। इलेक्शन कमीशन या इवन हुकूमत का भी काम ये होता है कि वो आवाम को इस हवाले से क्लियर रखे और रागिब करे कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ है। आपको पता है कि हमारा तो वैसे ही टर्न आउट बहुत अच्छा नहीं होता, लोग वोट नहीं डालते, और मुझे तो बहुत खदशा है कि 2023 के इंतखाब में अल्लाह करे लोग निकलें, लोग वोट डालें। तो ये जो दो वज़रा के दो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ जाते हैं, इससे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर आप क्या असर देखते हैं इन बयानात का? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल, मैं उसी लाइन पे आ रहा था। अब आप आइए, आपका पॉइंट सबसे बड़ा है सिंध असेंबली का। अब सिंध असेंबली की उनकी अक्सरियत है, उन्होंने अपना बिल जो है मंजूर करवा दिया, एक्ट बन गया है, और अपोजिशन का राइट बनता है कि उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। इसी तरह आप देखें कि आपके कौमी असेंबली के ज्वाइंट सेशन में इलेक्शन एक्ट जो है वो मंजूर करवाया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। तो उस पर भी अपोजिशन ने बड़ा एतराज किया, लेकिन हुकूमत ने बिल्डोज कर दिया, उनकी अपनी पावर थी, बिल्डोज हो गया, कानून बन गया, कानून साजी हो गई। अब जहाँ तक ये मुझे नजर आ रहा है कि पंजाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बल्दियाती इंतखाब कराने के पास उनके पास सलाहियतें नहीं है। अच्छा। टाइम कम रह गया है, मशीनें खरीदनी है, इंटरनेशनल टेंडर जाने हैं। तो ये मतलब ये है कि ये किस्म का लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को होगा नहीं, हम इंतखाब नहीं कर पाएंगे। ये हुकूमतें जो हैं ये बल्दियाती इंतखाबात करवाने पे ये इतना ज्यादा संजीदा नहीं है। सिंध असेंबली का जो मामला है वो ठीक है, उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने वही पुराना सिस्टम के तहत उन्होंने इंतखाबात करवाने का एक्ट पास कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ताबे है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने लिख कर दिया, तहरीर दिया है कि हम चारों सूबे में इंतखाब अप्रैल मई से पहले मुकम्मल करके दिखा देंगे। तो वो अपना इंतखाब अपने कानून के मुताबिक करवा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेयर के जो है करवा देंगे, वो के पास सलाहियतें मौजूद हैं। और बाकी खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हो जाएगा, सिंध में भी इलेक्शन हो जाएगा। अपोजिशन का राइट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये सिंध असेंबली का एक्ट की मुदाखलत नहीं करेगी। जैसे कि अपोजिशन ने ज्वाइंट सेशन के फ्लोर पे खड़े को कहा था कि हम इलेक्शन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज 26 दिन हो गए हैं, वो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है उनके अपने मफादात होते हैं, तो ज़ाहिर ये इंतखाबात होने दें। हम आपकी वसातों से ये कहना चाहते हैं कि इतना अरसा गुजर के आप चारों सूबे में इंतखाबात बल्दियाती करवा दें, जिसके बाद उसमें कोई लकूना है, अगर आइन से मुतसादिम कोई शिके हैं तो बाद में सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगी। ठीक है कंवल शाह साहब, आपने भी खुद भी कहा कि इलेक्शन के लिए और वैसे भी इलेक्शन प्रोसेस के लिए ईवीएम का इस्तेमाल इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम मशीनें 2 माह के अंदर अंदर ईवीएम के हवाले से तमाम तर मशीनें प्रोवाइड कर देंगे। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के लिए पॉसिबल होगा कि इन तमाम तर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए? मशीनें तो मिल जाएंगी, लेकिन उनको ऑपरेटिव करना, उनको ऑपरेशन में लाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें भी तो होंगी प्रोसेस का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस बारे में नज़रबंद हो गया है कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाब का मेयर का इंतखाब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करवा देंगे, और उन्होंने तकरीबन 3900 यानी 4000 के लगभग जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को जिम्मे लगा दी है कि आप ही खरीदें और आप ही टेस्ट करें और आप हमें इसकी रिपोर्ट पेश करें, इसमें टेम्परिंग का कोई गुंजाइश नहीं है, आप हमें सर्टिफिकेट दें और हम इस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इस्लामाबाद का इलेक्शन करवा देंगे। ये तो बात तैयार हो गया मामला। लेकिन जहाँ तक फवाद चौधरी साहब है, तो फवाद चौधरी साहब जो हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान है, वो मुमकिन है कि कैबिनेट की या प्राइम मिनिस्टर साहब से जो गाइडलाइन लेते हैं वो फरमा देते हैं, वो भी अपनी जगह वो भी दुरुस्त है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उनके यहाँ बड़े बड़े अहम केसेस है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये देखें कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और जनाब मुल्क का सबसे बड़ी प्रेसिडेंट का असद कैसर के खिलाफ ऑडियो वीडियो चल रही है, तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में चलती रहेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने रेट को बरकरार रखने के लिए अपने स्टैंड मजबूत करे। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर करें ना, पंजाब में ईवीएम से इंतखाबात कराना लाजमी करार दे दिया गया, उसको एक लीगल एक तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है कानूनी
तो इसका मतलब ये कि अब तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी है, कैपेसिटी है या नहीं है, वसाइल हैं या नहीं है, कानून के मुताबिक इसके बगैर तो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर इलेक्शन होगा। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? इसकी वजह से कहीं इंतखाब ना डिले हो जाए, ऐसा लग रहा है। नहीं, इलेक्शन तो हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी पावर है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो अपने आइन के आर्टिकल 222 के तहत ये लिखा हुआ है कि ऐसा एक्ट जो वफाकी हुकूमत या चारों सूबाई असम्बली जो है वो अपना कोई ऐसा एक्ट पास करती है जो इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी पर या राजदारी पर या सिक्रेसी पर हर्फ आता हो, तो उसको वो नामंजूर कर दे, मुस्तरद कर दे। अभी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आपको आइन का आर्टिकल 222 इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी से महसूस करेगी तो कर लेगी। जितने भी सूबाई असम्बली एक्ट पास करती है इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को माने ना माने के पास इख्तियार मौजूद है। कोई इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आर्टिकल 222 ने उसको मुकम्मल इख्तियार दे दिए कि ऐसा एक्ट जो सूबाई असम्बली पास करे, वफाक हुकूमत करे, अगर आपकी आइन के आर्टिकल 218 से मुताबिक है या आपके इख्तियार कम करता है तो आप उसको बिल्कुल इनकार कर दें, आप पर कोई हरफ नहीं आएगा। आप इनकार करने की आपके पास गुंजाइश है, आईन आपको काफी। ठीक है। अच्छा, एक मामला बड़े अरसे से चल रहा है, मुख्तलिफ जमातों की जो फॉरेन फंडिंग है इलेक्शन कमीशन के अंदर। आज हमारे अखबारात के अंदर हेडलाइन भी लगी है इसी हवाले से, और कल हुकूमत ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो तमाम फंडिंग के मामलात हैं वो ओपन करे, सब जमातों के ओपन करे। हालांकि नून लीग मुसलसल PTI के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ ऐसे सबूत मौजूद है कि उनकी वो पार्टी बतौर पार्टी नाअहल हो सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें इलेक्शन कमीशन का अमल अब तक इतना स्लो क्यों है? हालांकि ये इंतहाई अहम मामला है कि डिटर्मिन किया जाए कि किस पार्टी को फंड्स कहाँ से आते हैं। पाकिस्तान के ऊपर वो हुक्मरानी कर भी सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, असूली तौर पर जो है हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी जो तरजीह दिया जा रहा है तो वो है PTI की फॉरेन फंडिंग के। वो 7 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत रहा, जो गैर जरूरी था। अगर मैं फेडरल सेक्रेटरी अपने जमाने में होता तो मैंने इसको 1 महीने में फैसला करवा देना था। तो ये 7 साल इन्होंने लगाए, ये बिला वजह लगाए। इसके साथ साथ 2.5 साल की जो स्क्रूटनी कमेटी बैठी रही वो भी बिला वजह रही। स्क्रूटनी कमेटी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में ये फैसला कर सकती थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने सुस्त रवैये से काम किया, जिससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रेट पर भी हरफ आ गया। अब हुकूमत ठीक कह रही है, अब जो फॉरेन फंडिंग केस के साथ जो इलेक्शन कमीशन का PTI का अलहदा केस है और जो मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फॉरेन फंडिंग केस है वो अलहदा है। तो अब ये फातुरी साहब कहते हैं कि सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों को आप चेक कीजिए, तो ये तो ठीक है करवा ले, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहला आएगा PTI का फॉरेन फंडिंग केस जो चंद रोज में आएगा। आज गालबन उनकी मीटिंग हो रही है, जिसमें फैसला करेंगे कि जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको हम जो है ओपन कर दें और बाकायदा इसकी ओपन बहस करते हैं, समाज जो है ओपन। और सिटी साहब, अगर कोई ऐसी चीज प्रूव होती है, अगर किसी पार्टी के ऊपर ऐसी कोई चीज प्रूव होती है इन केस कि उसके जो फंड्स थे वो वैलिड सोर्सेज से नहीं आए किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो फिर कानून क्या कहता है? फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी उस पार्टी की, अगर वो मुंतखब पार्टी और हुकूमत में भी है? कानूनी हैसियत बहुत सख्त है। जितना अगर कानूनी हैसियत सख्त ना होती तो हुकूमती जो है वो उसको स्टे ऑर्डर ना लेती 3-4 साल अदालतों में जाके। तो वो जनाब हुकूमत भी जो है वो अपने स्टे ऑर्डर लेता है, 4 साल स्टे ऑर्डर लिया है और अब 2.5 साल तो स्क्रूटनी कमेटी लगा। इसमें ये होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि किसी पार्टी ने, नाम ही लेते, किसी पार्टी ने का जो फंडिंग आया है वो ममनुआ फंडिंग के ज़िम्मे में आता है, वो इलीगल है, इलीगल कॉन्स्टिट्यूशन के में कह दें इलीगल जो है ये आपका फंड आया है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस फंड को बेहक सरकार जब्त कर सकता है। अब जब्त करने के मुजरामात बड़े खतरनाक हैं। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके फंड जब्त करेगा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उसी सेक्शन 215 के तहत उस पार्टी का सिंबल वापस ले सकता है। अच्छा, जो पार्टी का सिंबल वापस ले लिया तो समझ लें कि वो पार्टी तहरील हो गई, रजिस्ट्रेशन उसकी जो इलेक्टोरल पोजीशन है वो चैलेंज हो गई। ठीक है कमर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत डिटेल से आपने हमें दोनों मौजूआत के हवाले से किया। ये आजकल बड़ा बर्निंग मौजू है। एक तो इंतखाबात, पहले इस हवाले से जो कानून साजी की गई इसके ऊपर पंजाब में अपोजिशन को एतराज़ है, सिंध में अपोजिशन को एतराज़ है और दोनों में अपोजिशन मुख्तलिफ जमातें हैं। फिर उसके बाद क्या EVM से ये हो सकते हैं, यानी इस पर बहुत बड़े इबाम मौजूद हैं, इसी पर हम बात करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ सूबा बलोचिस्तान के हवाले से। तो गवादर के अवाम की जानिब से गुज़िश्ता एक माह से बलोचिस्तान को हक दो के नाम से तहरीक जारी है। एहतजाजी धरने में बच्चों और ख़वातीन समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि धरने के 16 मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 3 मुतालबात वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक है, जो कि वफाकी हुकूमत की पूरी जो कह लें वही पूरी कर सकती है। जबकि मुजाहिरीन का मुतालबा यह है कि माहीगिरों को समंदर तक रिसाई दी जाए, गाड़ियों की पकड़ धकड़ बंद की जाए और गैर कानूनी माहीगिरों का खात्मा किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस ले लिया है और उन्होंने ट्विटर पैगाम में कहा है कि गवादर में ट्रॉलर से गैर कानूनी माहीगिरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अल्लाह खैर करे जी, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। उम्मीद तो यही कर रही है वहाँ पे जो तहरीक, जो हक दो तहरीक की लीडरशिप है, कि अगर नोटिस लिया है तो इसका नतीजा भी आएगा। इस मामले पर जो वज़ीर आला बलोचिस्तान है उनसे भी बात करेंगे। उनका ये भी कहना है गवादर के जो मेहनती माहीगीर हैं उनके इंतहाई जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ये भी कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने। मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि मुतालबात की मंजूरी के लिए नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, अमल दरामद चाहिए। जब तक अमल दरामद नहीं होता पीछे नहीं हटेंगे। उधर वफाकी हुकूमत ने जो सदरन बलोचिस्तान है इसके लिए 700 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि गवादर के मसाइल गुज़िश्ता हुकूमतों ने हल नहीं किए। बलोचिस्तान के मसाइल वज़ीर आज़म के दिल के बहुत करीब हैं। PTI बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करेगी। ये सारे बयानात भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़िया लागू साहब मौजूद हैं जो कि मुशीर दाखिला हैं बलोचिस्तान के। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त मुतालिबात की नौयत है क्या। कुछ तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या मीडिया पे देख रहे हैं। ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानूंगा कि ऑफिशियली इन रिटन मुतालिबात हैं क्या जो आपके सामने रखे गए हैं इन मुजाहिरीन की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। सबसे पहले ग्वादर के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्वादर के पाकिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम शहर है। उसमें हम इस चीजों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ग्वादर के लोग रोडों पर आए और ग्वादर के लोग अजाब हो, तकलीफ हो। पहले दिन से ही ग्वादर के जब लोगों ये मौलाना साहब का धरना स्टार्ट हुआ तो उसके फौरन बाद वजीर आला साहब खुद तुरबत पहुंचे। तुरबत में उन्होंने जो है एक वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई और कुछ मुतालबात वहीं पर ही उन्होंने कहा कि आप इनको हल कर लें। तो वज़रा के 2-3 राउंड्स मुज़ाकरात के मौलाना के साथ चले। मौलाना के साथ जब आखिरी इत्तलात हमें और गवर्नमेंट को दी गई, ये कहा गया कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और अब इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से किन वजूहात की बुना पर वो ऐलान ना हो सका। उसके फौरन 2-3 दिन बाद वज़ीर आला साहब ने मुझे भेजा। मैं गया, मैं उधर मौलाना साहब से बैठा तो उधर मौलाना साहब के मुतालबात, बातें सब बिल्कुल ठीक थे। लेकिन कुछ आपको पता है गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। उनके 19 मुतालबात थे जो छोटे छोटे नौयत के जो भी थे, वो हमने उसमें से 16 बिल्कुल मान लिए थे। 3 हमने कहा ये ऐसे मसले हैं कि बॉर्डर से मुंसलिक हैं, FIR से मुंसलिक है, ट्रॉलिंग, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, आप हमें वक्त दें। तो मौलाना साहब को पता भी था, हम उस पर ऑफिशियली काम भी कर रहे थे, लेकिन वो बज़िद थे। तो इमरान खान साहब भी कॉन्टेक्ट में थे। इमरान खान साहब मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म की ताउन कर रही थी। तो सूबाई हुकूमत का भी एक नवे के लिए भी गफलत नहीं बरता है। ज़िया साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो माहीगिरों के 3 मुतालबात हैं वो कौन से हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटिस लिया है इससे पहले मुजाहिरीन से वफाकी सतह पर कोई राबता किया गया था? बिल्कुल, वजीर आजम इस मामले में हर वक्त राब्ते में थे, उनको हर चीज का पता था। उन्होंने अभी जो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो 3 पॉइंट्स है उसका उन्होंने नोटिस लिया है कि उन पर कुछ मैं बात करूंगा। वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि मुजाहिरीन के तमाम जो माहीगीर हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। तो इस वक्त हम इन जायज़ और नाजायज़ मुतालबात को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? इस हवाले से कौन से मुतालबात हैं जो तस्लीम किए जाएंगे और कौन से जो नहीं किए जाएंगे? देखिए, अभी ये सूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नॉन कस्टम पेड इनके बोट्स और गाड़ियां पकड़ी गई हैं, वो FIR विड्रॉ करना चाहते हैं। कोई 50 के करीब FIR हैं, वो उन FIR को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसमें जायज नाजायज कितना है ये कानूनी बता सकता है।
बाकी बॉर्डर से जो है कहते हैं FC फोर्स को हटाकर आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करें, वो भी बॉर्डर का हमारा साथ मामला है, उस पर भी फेडरल गवर्नमेंट जरूर, सूबाई गवर्नमेंट अब बहुत पहले से मसाइल हैं माहीगीरों को, और प्राइम मिनिस्टर को इस तमाम तर माहीगीरी के मसाइल के हवाले से नोटिस लेने में इतना वक्त क्यों लग गया? वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन से ही वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत एक साथ एक पेज पे रहे हैं, हर चीज का पता है। अभी इतना लंबा एहतजाज हो रहा है कि जवाब इसका मेरे ख्याल में नहीं बन रहा है, तो वज़ीर आज़म साहब खुद इस मामले में आकर सब चीजों को देखना चाहते हैं। अच्छा, अब मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मिसालें मौजूद हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है, अमल दरामद नहीं होता। वो कहते हैं जी नोटिफिकेशन नहीं, अमल दरामद चाहिए। अब अमल दरामद का कोई टाइम फ्रेम है कि अमल दरामद हो और वो धरना खत्म करें? ट्रालिंग रोक दी गई है, ये अमल दरामद नहीं है। FIR के लिए या मुतल्लिका इदारों को लेटर भेजा गया कि आप जितनी इनकी मदद कर सकते हैं कर लें। FC और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फैसला किया गया कि चीजें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में दी जाएगी। ग्वादर के शहरियों को पता है वहाँ से चेक पोस्टें खत्म की गई हैं, वहाँ कुछ ऑफिसर्स के तबादले चाहते थे, वो तबादले भी हो गए। मैं समझता हूँ मसले को मजीद लंबा करने का कोई जवाब नहीं बनता। साहब, आखिर में वफाकी हुकूमत ने सदरुन बलोचिस्तान के लिए 700 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के हवाले से डिटेल दीजिएगा, किन मंसूबों पर खर्च होगा, क्या ये हेल्पफुल होगा बलोचिस्तान की जो आवाम है उनकी महरूमियाँ दूर करने के हवाले से? देखिए, बलूचिस्तान की महरूमियाँ बहुत ज्यादा है, बलूचिस्तान के लोगों के लिए जितना किया जाए कम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक इमरान खान साहब की आप लोगों नहीं करना नेक नियति इससे नजर आती है जो वो बलूचिस्तान में इतना हिस्सा ले रहे हैं। इसमें साउथ बलूचिस्तान को ज्यादा अहमियत दिया गया है, उसकी अहमियत की वजह से वहाँ कोशिश की जा रही है कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का पर ये पैसा लगाया जाए ताकि इतना अहम शहर पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। सही। चलें सर, बहुत शुक्रिया। कुछ 12 साल से तो ऑन स्क्रीन मैं भी ये बात सुन रहा हूँ कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ उस पर अमल किया जा रहा है। हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत यही कहती है, ये भी यही कह रहे हैं। अवाम की महरूमियाँ और परेशानियाँ अपनी जगह पर मौजूद है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करते हैं कुछ आर्ट की दुनिया से, आर्टिस्ट की आगे बढ़ते हुए, और आपको मिलवाते हैं कुछ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियात से। एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ जिस शख्सियात से हमने आपकी मुलाकात करवानी है उनमें से एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं और फ़न पारे बनाने के माहिर भी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, बहुत से मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। बात करें हम पेंटिंग्स की, स्केचिंग की, तो इसमें महारत रखते हैं और आर्ट की तदरीस का तजर्बा भी रखते हैं। फ़न पर मुख्तलिफ मज़ामीन भी उनके शाये हो चुके हैं और गोल्डन ब्रश भी वो अपने नाम कर चुके हैं। लाइक व्हाट नॉट, देयर इज अ लॉट टू शेयर। और इसके साथ साथ वर्ल्ड लायर यूथ एम्बेसडर आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट भी अपने नाम कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुबारक मोहम्मद अली की, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम मकसूद, जिन्होंने बेस्ट वॉलंटियर वर्ल्ड लायर यूथ एम्बेसडर का अवार्ड भी अपने नाम किया है। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम में ग्रेजुएशन की और जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनके लिए फिटनेस ट्रेनर और टीचिंग भी कर रही हैं। उसके साथ साथ पट्टों की खराबी पे काम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको भी वज़ा किया है। डॉक्टर मरियम मकसूद के हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान में और आलमी सतह पर जिस्मानी माजूरी जो माजूर अफराद हैं उनमें पैरा स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए भी काम कर रही हैं और इसी हवाले से उन्हें बेस्ट वॉलंटियर वर्ल्ड लायर यूथ एम्बेसडर का अवार्ड भी दिया गया है। तो हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसे वॉलंटियर्स को मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पिक करती है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। सो वेलकम डॉक्टर मुबारक, वेलकम डॉक्टर मरियम, एंड डॉक्टर मरियम इज एक्सक्लूसिव अस फ्रॉम हंगरी लाइव ऑल द वे। सो उनको हम स्पेशल थैंक्स भी कहते हैं और वेलकम भी करते हैं। एंड डॉक्टर साहब मुबारक साहब की इजाज़त से हम मरियम साहिबा से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस अवार्ड को स्पेसिफिकली जब हम देखते हैं और आपकी सर्विसेज देखते हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र भी होता है। कौन सा ऐसा ट्रैक, कौन सी ऐसी ट्रैक लाइन थी जिसके ऊपर आप चली हैं अपने शोबे को लेकर, जिसने आपको इस अवार्ड तक भी पहुंचाया है, और आपके प्लान्स क्या हैं, किस चीज़ को आप बेसिकली फोकस कर रही हैं अपने करियर को लेकर? बेसिकली दिस वाज अ प्लेटफॉर्म जिसको मुझे इंट्रोड्यूस मेरे प्रोफेसर्स ने करवाया था यहाँ पे when I was studying as a student. They saw that I am really capable of working for something extraordinary, and this is the reason that I chose that I wanted to work on para sports.
सो इस हवाले से मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था, मैंने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए काम किया हुआ था और मेरे काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल थे। तो उस काम को यूटिलाइज करते हुए मैंने जो है अपनी केस सीरीज प्रेजेंट की इस फोरम में एंड दे रियली लाइक्ड इट एंड दे अवार्डेड मी विद द बेस्ट वॉलंटियर यूथ एम्बेसडर्स अवार्ड। ठीक हो गया। डॉक्टर मरियम, जिस तरह से आप पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में तो इसका इतना ट्रेंड नहीं है, बट स्टिल इस पे काम हो रहा है, लेकिन बाहर के ममालिक पे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जाता है। इस हवाले से भी बताइएगा। जब मैं स्कॉलरशिप के लिए, आई एम अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट इन हंगरी, तो मेरे यही बेसिस था कि मुझे सिलेक्शन मिली बिकॉज दिस इज वन ऑफ द गैप एरियाज इन पाकिस्तान। पैरा स्पोर्ट्स को इस तरह प्रमोट नहीं किया जा रहा जिस तरह होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पैरा स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ तो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स भी स्टार्ट हो चुका है एंड इवन इंक्लूसिव एजुकेशन इज प्रेजेंट, लेकिन हमारा सिस्टम एजुकेशन का इस तरह का नहीं है कि वो सपोर्ट करे कि जो बसारत या किसी भी फिजिकली डिसेबिलिटी से अगर उनको कोई चैलेंज मिल रहा है तो वो उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। हमारी सोसाइटल बैरियर्स बहुत हैं, एनवायरमेंटल बैरियर्स बहुत हैं, इस वजह से वी हैव टू प्रमोट इट एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू वर्क ऑन दिस गैप एरिया एंड दिस इज द रीजन आई टुक दिस एज अ स्टडी मेजर स्टडी प्रोग्राम। डॉक्टर मुबारक, एक जानिब आप एक आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ आप आर्ट पीसेस बनाते हैं, दूसरी जानिब फिजिकल थेरेपीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे तो एक मुख्तलिफ नज़र आती हैं, लेकिन आप इसको कैसे लेकर चल रहे हैं? हाउ डज इट हेल्प ईच अदर, हेल्प यू नो टू बिकम अ बेटर परफॉर्मर इन दोनों फील्ड्स के अंदर? इसको ज़रा एलेबरेट कीजिएगा हमारे लिए। एक्चुअली जो है वो यूजुअली तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है और मुश्किल है भी, बट जो आर्ट है वो मेरा एक नेचुरल टैलेंट है जो कि जिसके लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती उतनी। और फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो मेरा प्रोफेशन है जिसके लिए जो है मैंने पूरी स्टडी की है, तो शायद इसी वजह से हाँ। लेकिन अगर मैं आर्ट और वो दोनों बिल्कुल ज़ीरो से सीखता तो शायद मुश्किल हो जाता। तो आपके काम में डॉक्टर मुबारक ऐसा क्या मुख्तलिफ था जिसके लिए आपको जो वर्ल्ड लेयर यूथ एम्बेसडर अवार्ड भी दिया गया? ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपके काम को मुख्तलिफ किया बाकी लोगों से, आपको लगता है? एक्चुअली जो है मेरे काम में जो एक चीज़ यूनिक थी वो जो मेरा लीव आर्ट पोर्ट्रेट था, जो अगर आपने देखा हो लीव आर्ट पोर्ट्रेट में बेसिकली मैं जो है वो ये कन्वे करना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हम कराची की बात करें तो हमारे यहाँ पर हमें पता है कि ग्रीनरी कितनी कम होती जा रही है पहले की निस्बत, और ग्रीनरी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैंने एक तरीका सोचा जो कि लीव आर्ट पोर्ट्रेट था, जो कि इस तरीके से है कि बताने का मकसद ये है कि सबसे बेसिक चीज़ जो कि इंसान जिसके बगैर नहीं रह सकता वो है ऑक्सीजन। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो नेचर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन इसी ग्रीनरी से हमें मिलता है। तो इस ग्रीनरी से, इस लीव से पोर्ट्रेट बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बताना कि अगर हम इस ग्रीनरी को कट डाउन कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को कट डाउन कर रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को किल कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। वैसे तो इसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन इसका बहुत सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बताया। ठीक हो गया। डॉक्टर मरियम, चूंकि आप इस वक्त हंगरी में मौजूद हैं, आपने कहा कि आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं, बट स्टिल आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपने अपनी फील्ड के अंदर किस तरह से, अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, उसको लेकर आपके क्या इरादे हैं कि आप किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे? मेरा इरादा है पाकिस्तान में आके वापस खिदमत करने का, और मैं बेसिकली पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर्म करना चाहती हूँ। और मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ एक प्रोविंस में काम हो, एक प्रोविंशियल कोalitions बनने चाहिए और कोलैबोरेशन बनना चाहिए, ताकि जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो केपेबल है एथलेटिक्स एबिलिटी की, वो आपस में मिलें और इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर इक्विपमेंट विद द हेल्प ऑफ, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गवर्नमेंट की हेल्प हमें ऑब्वियसली चाहिए होगी, उसके बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट पॉसिबल विद इन लाइक नेक्स्ट 2 or 3 years। और रिसेंटली तो मरियम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। हैदर पाकिस्तान के पैरा ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, हमारे शो में भी आए थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। रिसेंटली यस, मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन बहुत फ्यू मीगर अमाउंट होता है हमारी तरफ से जो एथलीट्स का आता है। तो मैं इस
नंबर को मतलब बढ़ाना चाहती हूँ। सही, ठीक हो गया। कोएफिशिएंट्स बनने चाहिए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मरियम। डॉक्टर मुबारक, आपकी जानिब से कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए? मैसेज तो जो है वो यही हो सकता है जो मैं अपनी आर्ट के ज़रिए पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, और इसी के थ्रू बेसिकली मैं जो इस सेलिब्रिटीज़ के आर्ट बनाता हूँ जो हमारे पाकिस्तानी लेजेंड हो गुजरे हैं, कि इसी थ्रू लोग इस आर्ट को देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और इस मैसेज को इम्प्लीमेंट करें। और मुबारक, your work is really impressive and it needs lots of time to discuss लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास आए और आपने अपना काम हमारे सामने रखा। विश के इस पे ज्यादा बात होती है। डॉक्टर मरियम मकसूद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम हंगरी। दोनों इन सेलिब्रिटीज को हम आपके सामने लेकर आए। दीज आर द रियल सेलिब्रिटीज जो कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दे मस्ट हैव बीन अप्रिशिएटेड। एक्सप्रेसो हीरोज है। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कि आपको पता है कि कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, लेकिन इस स्टेडियम में बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं। कराची नेशनल स्टेडियम की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से उसामा मंज ने एक रिपोर्ट बनाई है, आपको वो दिखाते हैं। सेगमेंट खेल में खेलों की दुनिया के साथ मैं हूं उसामा मंज। वेस्ट इंडीज की टीम आज अपना सीरीज का पहला T20 मैच खेलने जा रही है कराची के नेशनल स्टेडियम में। यहां तीनों T20s और तीनों ODIs खेले जाएंगे, मगर हम आज बात करेंगे यहां की हिस्ट्री की और यहां पे बने गए रिकॉर्ड्स की। नेशनल स्टेडियम कराची, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का फोर्ट्रेस भी कहा जाता है, ये एक बहुत हिस्टोरिक ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत से नामवर प्लेयर्स ने अपना डेब्यू किया, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बने। हम आज नज़र डालेंगे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पर। नेशनल स्टेडियम कराची में पहला मैच खेला गया 1955 में। पाकिस्तान ने फेस किया इंडिया को। ये पहली मरतबा था कि पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज होस्ट कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान अब्दुल कादार थे। ये मैच मैटिंग विकेट पर खेला गया जो ड्रॉ हुआ। नेशनल स्टेडियम कराची के पास एक और एजाज भी है। 1959 में यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट मैच देखा। ये वही मैच है जिसमें इंतखाब आलम ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। तो वो गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा तेज गेंद किया होता है, वो गेंद स्किड किया गेंद ने, और वो कट खेलने का उनको बहुत शौक था। तो मैकडॉनल्ड, हाँ, वो कट खेलते हुए बोल्ड हुए। तो उस वक्त जितने भी तमाशाई थे इसी स्टेडियम में कराची के, सब के सब खड़े हो गए, और वो इस तरह का वाक़या था कि वो तो मैं ज़िंदगी भर नहीं। NSK की अगर रिसेंट टेस्ट हिस्ट्री की बात करें तो मुझे 2006 का इंडिया और पाकिस्तान का वो टेस्ट मैच याद आता है जहां इरफान पठान की हैट्रिक, कामरान अकमल की सेंचुरी और मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग नुमाया रही। नेशनल स्टेडियम कराची, जो कि पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर 15 इंक्लोजर्स हैं, जिनमें से 14 का नाम पाकिस्तान के नेशनल हीरोज पर रखा गया, और यहाँ 34,000 फैंस मैच देख सकते हैं। 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए। मुल्क में 6 साल इंटरनेशनल क्रिकेट ना हुई और कराची में 9 साल तक कोई इंटरनेशनल मैच ना खेला गया। मगर रोशनियों के शहर कराची में क्रिकेट तब वापस आई जब 2018 में PSL का फाइनल खेला गया। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान का एक उम्दा और आला टेस्ट रिकॉर्ड है। पाकिस्तान यहां अपने पहले 34 मैचेस में अनबीटन रहा। ये विनिंग स्ट्रीक तोड़ी इंग्लैंड की टीम ने सन 2000 में, जब एम्पायर स्टीव बकनर ने रात के अंधेरे में मैच कंटिन्यू करने की इजाजत दी। Through the offside. And the fielders have not seen it. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में 43 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 21 जीते, 2 हारे, जबकि 18 ड्रॉ रहे। क्रिकेट की दुनिया के 2 बड़े स्टार्स वकार यूनिस और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों ने भी अपने करियर का आगाज इसी ग्राउंड से किया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची में पहला ODI पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 1980 में खेला गया। इस ग्राउंड पर 1987 और 1996 के वर्ल्ड कप के भी काफ़ी मैचेस खेले गए, जिनमें 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल भी शामिल है। Mark, classic shot, classic shot.
रन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ ओडीआईज में मोहम्मद यूसुफ सबसे कामयाब बैट्समैन हैं। इन्होंने 17 इनिंग्स में 817 रन स्कोर किए। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सुल्तान ऑफ सिंह वसीम अकरम का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। इन्होंने 16 मैचेस में 23 विकेट्स हासिल किए। T20 क्रिकेट की बात करें तो कराची के नेशनल स्टेडियम में अब तक सिर्फ 4 मैचेस खेले गए। पहला मैच 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुआ, जबकि बाकी के 3 मैच तब खेले गए जब 2018 में वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। T20 इनिंग्स में यहाँ सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ बाबर आजम के पास है। इन्होंने 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहाँ 97 रन की शानदार इनिंग खेली। Babar Azam 50 from 30. Fourth 50 for Babar Azam. हमारी तरफ से दोनों टीमों को बेस्ट विशेस। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारी सेगमेंट निकले तेरी तलाश में ओवर वो भी पिलाएंगे आपको, लेकिन अभी निकले तेरी तलाश में लाहौर से यारकन पे बात हो रही है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साबित वकार अहमद बल 100 देखते हैं निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब से जिस किताब पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि वो लाहौर से यारकंद है, और लाहौर से यारकंद के हवाले से जो पिछली किस्त थी उस पर हमने तार साहब से सवाल पूछा था कि फ्लेमिंग माउंटेन्स के हवाले से बताइए और लिटिल मक्का के हवाले से बताइए कि टोयो गाँव जो है उसमें कहते हैं कि लिटिल मक्का है। वो आप ही ने लिखा है, कहते क्या हैं हम तो जानते ही नहीं, और सिंकियांग के हवाले से हम बहुत कम मालूमात रखते हैं। तो तार साहब की इस किताब से ही हमें मालूम हुआ कि कोई लिटिल मक्का है, टोयो गाँव है, और उसकी अपनी एक हिस्टोरिकल एक पूरी सिग्निफिकेंस है। और साबिक़ काफ की गार, उसका उनका क्लेम ये है कि वहाँ पे साबिक़ काफ की गार भी है, और जो चीन में पहला मुसलमान हुआ गडरिया, उसके हवाले से वहाँ पे एक असा भी है। तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही दिलचस्प मालूमात तार साहब ने दी थी, इस किताब में लिखी भी हैं। और गुज़श्ता किस्त में हमारी एक्चुअली फ्लेमिंग माउंटेन्स तक बात हुई थी, और फ्लेमिंग माउंटेन्स के हवाले से जब आप टोयो गाँव में जाते हैं, यानी लिटिल मक्का जिसको कहते हैं, वहाँ तक का जो सफ़र है वो अभी जारी है। और तार साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तार साहब ये बताइए कि अब आप लिटिल, यानी आपने जो बुद्ध की 1000 गारें थी, वो आपके पास एक ही ऑप्शन थी कि या वो देख सकते हैं या आप टोयो गाँव देख सकते हैं, और आपने कहा कि ये कोई चॉइस ही नहीं थी, और हमने डेफिनेटली आपने कहा कि हम लिटिल मक्का और टोयो गाँव देखेंगे। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, वहाँ पे जो साबिक़ काफ की गार के हवाले से बताइएगा, और वो जो वहाँ के लोगों ने आपको कैसे वेलकम किया, उनका किस तरह का रवैया था, ये थोड़ा सा बताइए और हमें इस तजर्बे में शरीक कीजिए। उनकी जो है तहकीक उसके मुताबिक, जो कि सेंट्रल एशियन तहकीक है जी, उनका ये कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लम के चंद तालिब इल्म, उन्होंने स्टूडेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल अंग्रेज़ी में, और उससे तालिब इल्म से मुराद ये है कि भाई मेरा ख्याल सहाबा करामी, ज़ाहिर है कि जो इर्द गिर्द बैठते थे तो इल्म तो रसूलुल्लाह सल्लम से ही हासिल करते थे। वो यहाँ पे आए, और वो आए हैं शायद उनकी हयात मुबारका के दौरान या ज़रा बाद, यानी 1300 साल पहले। और जब वो इस इलाके में आए हैं तबलीग के लिए, तो पहला जो शख्स मुसलमान हुआ है वो एक चीनी गडरिया था। उसके बाद जब वो फौत हुए हैं तो उन्हें एक गार में दफना दिया गया, और उनके साथ वो चीनी गडरिया भी, यानी असहाब काफ का उन्होंने जो भी है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये उनका अकीदा। ठीक है। जब हम बड़े हैं तो छोटा सा बाज़ार था, वहाँ चीज़ें बिक रही थी, और उसके बाद एक गेट सा था जहाँ ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी। वो लोग ईगोर थे, लेकिन उनको उनमें बहुत कहा कि जी हम ऊपर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो इजाज़त ही नहीं, ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो हमने बड़े अपने मुसलमानी के भी वास्ते दिए, कहा कि पाकिस्तान से है, लेकिन वो माने नहीं। अच्छा, हमें इसकी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। अब हम मायूस हो के जाने के कोई तरीका नहीं था। चाइनीज़ को हम कह नहीं सकते क्योंकि चाइनीज़ बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते उनके प्राइवेट मामला। जब हम वापस आए हैं कोच की तरफ, तो वहाँ पे हमने देखा महज इत्तेफाक
और ये कुदरत की तरफ से इत्तेफाक हुआ कि मेडिकल कॉलेज जिस तरह का मैंने आपको बताया उर्मची हम गए थे, वहाँ पे एक ईगोर डॉक्टर थी, उनका नाम था सुरैया, वो हमारे साथ रही। तो क्या देखते हैं कि टोयो गांव का जो वो जगह है जहाँ पे एक पुराना कब्रिस्तान था और वहाँ पे हमारी कोच वगैरह खड़ी थी, वहाँ पे वो चली आ रही है डॉक्टर सुरैया। अच्छा। और वो ज़ाहिर उसने हमें पहचान लिया कि आप यहाँ पे कैसे आ गए, आप तो उर्मची में थे वगैरह वगैरह। तो हमने कहा इस तरह आए हैं, लेकिन हमें एक मायूसी का सामना करना पड़ा है कि हम तो आए ही असहाब काफ की गार देखने के लिए थे और वो हमें अलाउ नहीं कर रहे। तो वो कहने की कि दरअसल बात ये है कि हम लोग जो है इसको एक मुकद्दस चीज़ समझते हैं। हम वहाँ पे किसी टूरिस्ट को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो या किसी और गैर मुल्की को, हम वहाँ पे क्योंकि वो तस्वीरें खींचेंगे और उसका तकद्दस पामाल करेंगे, ये हमारा एक अपना अकीदा है। तो आपके साथ क्योंकि आपके मेज़बान थे चाइनीज़ थे, बेसिक ये वजह हुई, उन्होंने ये सोचा है कि ये टूरिस्ट है तो आप मेरे साथ आएँ। फिर वो हमारे साथ गई और उसने उनसे बात की और उसने इजाज़त लेके दी, यानी इतना। तो सीढ़ियाँ जो थीं, धूप बहुत थी, मुझे याद है कि जो मेरा हाल हुआ। और वहाँ भी मेरी वो जो थी एक कुव्वत जो थी मेरे अंदर किसी शय को देखने की, हासिल करने की, ज़ियारत करने की, वो एक ख़ास मुझ में जिस तरह गारे हिरा चढ़ते हुए वो मुझ में आई थी, तो इसी तरह वहाँ पे तो धूप में बिल्कुल मुझे लगा कि कोलैप्स हो जाऊँ। फाइनली हम ऊपर पहुँचे, वहाँ एक अहाता था, सब्ज़ गुंबद था। सब्ज़ गुंबद के नीचे एक कमरा कह लें या मस्जिद कह लें। हम अंदर दाखिल हुए, वहाँ पे एक तरफ ज़्यादातर स्याह लिबास पहने हुए थे ख़वातीन ने, एक तरफ ख़वातीन बैठी हुई थी, वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। दूसरी तरफ मर्द बैठे हुए थे, उनमें कुछ कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, कुछ वहाँ पे एक मौलाना थे उनके गिर्द बैठे। तो मैमूना से वो ख़वातीन की तरफ चली गई, उसने एक कुरान लिया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया और मैं वो मौलाना के पास बैठ गया। वहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बड़े हैंडसम वो मौलाना थे, ईगोर ही थे, सफ़ेद दाढ़ी, और वो लोगों को तावीज़ लिख के दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ का तावीज़ जो है वो बहुत समझा जाता है कि उसका असर होता है। और इतनी खूबसूरत लिखाई कि अरबी में लिख रहे थे और उनके जो नजराने थे वो मैंने ख़ास तौर पे देखा कि कुछ लोग फल लेके आए हुए हैं, कुछ कोई कपड़ा वपड़ा लेके आए हुए हैं, कैश नहीं है, और एक बकरे की रान भी मैंने देखा कि वहाँ पड़ी हुई। तो वो एक तावीज़ लिखने में बड़ा वक्त लगाते थे। तो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू उनसे की और हैरत मुझे तब हुई, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर जा चुका हूँ। अच्छा। तफसील इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरी ज़ुबान उस तरह समझ नहीं आ रही थी, जो हमारी इंटरप्रेटर थी उनको तो पीछे रोक लिया गया था, वो तो आ ही नहीं सकती थी। तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, तो मैंने देखा कि जहाँ पे वो मौलाना बैठे हुए उसके पीछे 2 सीढ़ियाँ और एक गार का दहाना है, और वहाँ से कोई ना कोई बंदा या औरत बाहर आती किसी वक्त, और कोई 1-2 लोग अंदर चले जाते। अब मेरी नज़रें उसी के ऊपर थी क्योंकि यही असहाब काफ की गार थी। तो मैंने मौलाना से इजाज़त मांगी कि जी हम पाकिस्तान से आए हैं, आप जानते हैं, और हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, तो आप इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा जी हाँ इजाज़त। अब पहले मैं गया हूँ, उसके दहाने के साथ एक असा रखा हुआ, हर शख्स जो अंदर जाता था उसको छू कर या उसको चूम कर जाता। कहा जाता था कि ये असा उस गडरिए का, जो पहला मुसलमान था पूरे चीन में। तो मैं गया हूँ, जाहिर है कि मैंने भी ये रस्म पूरी की। और जब मैं गार में गया हूँ तो वो बहुत नीची थी, मतलब उसमें चला नहीं जा सकता, यूँ सुकड़ के जाना पड़ता था। और मुझे वो फोबिया है बंद चीज़ों का ना,
क्लास्ट्रोफोबिया, ये पता नहीं क्या कहते हैं। तो लेकिन मैंने कहा कि जाना तो है। अब आगे से एक दो लोग आए, पीछे से रोशनी आ रही थी, वो जहाँ से मैं दाखिल हुआ था, और मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा जहाँ पे मेरा ख्याल है 5-6 कदम के बाद, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे 2 ख़वातीन सर झुकाए कुरान पाक पढ़ रही हैं, कुछ चिराग जल रहे हैं और कुछ कब्रों का शायबासा हुआ, और एक छोटा सा पत्थर पड़ा। सही। यानी मैंने सिर्फ ये देखा, मैं वहाँ तक पहुँच इसलिए नहीं पाया कि उसी समय पीछे से एक दो शख्स दाखिल हुए और पिछली रोशनी बिल्कुल मुनक़ता हो गई और मैं टोटली अंधेरे में था और मेरा जी घबराने लगा। आई वांटेड टू गेट आउट, चुनांचे मैं घबरा के बाहर निकल आया। तो वो जो पत्थर है वो कहते हैं कि ये उस गडरिए का कुत्ता था, ये उसकी कब्र है। यानी वो कुत्ते का भी असहाबे काफ में तज़किरा आता है, वो कब्रें थोड़ी सी मैंने देखी हैं। तो मेरे लिए बहुत ही यूनिक तजुर्बा था। जब हम वापस आए हैं तो मुझे याद है कि वो हमारे मेज़बानों ने पूछा कि आपका रंग अजीब सा है, क्योंकि हम खामोश से हो गए कि आप मतलब जिस मुकाम को चाइनीज़ लिटिल मक्का कहते हैं और जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, और साहब काफ की गार, तो उसको जब आप देखते हैं और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं होती तो आप पे क्या गुजरती है, बस वही हम पे गुजरी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अपने ज़ाती तजर्बे, रूहानी तजर्बे में हमें शरीक किया। बहुत ही कमाल मालूमात, और जिस तरह कि आपने कहा कि हम बहुत कम जानते हैं सिंकियांग के हवाले से, और सिंकियांग जो है वहाँ एक अलहदा पूरी दुनिया है और गो के हमारी सरहदें हैं, लेकिन हम बहुत कम जानते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंकियांग के हवाले से जानने की ज़रूरत है। लाहौर से यारकंद जो किताब है, इसमें एक लफ्ज़ है यारकंद, और अभी तक हम यारकंद तक नहीं पहुँचे। अगली किस्त में हम बात करेंगे यारकंद की, कि आखिर यारकंद क्या खूबसूरत जगह है जिसके नाम से तार साहब ने अपनी किताब का उन्वान बांधा है, लाहौर से यारकंद। सो अगली किस्त में यारकंद के हवाले से तार साहब से गुफ्तगू होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट की जाने बढ़े, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हम तक पहुंची। खबर क्या है, एक अपडेट है, बल्कि एक हैपनिंग है, और वो नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के हवाले से है, जिसके ऊपर तकरीबन 73 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। और इसके बारे में इतलात ये है कि रात के अंधेरे में इसको हैक कर लिया गया। इससे एक ट्वीट की इसके हवाले से एक आपको भी बताएं कि एक ट्वीट सामने आई है जो सब मेरे सामने खुली हुई है, जिसके स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया कि इंडिया हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड बिटकॉइन एज इट्स legal tender. The government has officially bought 500 bitcoins and it's distributing them to all residents of the country. और साथ एक लिंक भी शेयर किया गया, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। और उसके बाद जो मुख्तलिफ तज्जियाकार है उनके अंदर एक खलबली सी मची, खासतौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके अंदर एक बड़ी इस हवाले से कि भाम की सी कैफियत पैदा हो गई कि क्या वाकई इंडिया के अंदर बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बनने जा रहा है या नहीं। लेकिन कुछ खबरें बाद में ये कि ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट जो है ये अनऑफिशियल हो गई। 1 घंटे बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दफ्तर के हवाले से आपको बताया, सरकारी ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि मोदी के अकाउंट को दोबारा से रिट्रीव कर लिया गया है। मोदी के ट्विटर अकाउंट के हैक होने पर सोशल मीडिया ने खूब जो कह लेना मजेदार तबसरे हुए। रावंत कपूर नामी सारिफ ने लिखा, आधी रात को जब दुनिया सो रही थी बिटकॉइन को कानूनी करा दे दिया क्या, जबकि नरेंद्र मोदी सब फैसले जो किए ज़राअत को क्यों करते हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी एक रंजीत नामी सारिफ ने ट्वीट में पूछा, क्या मोदी सरकार अकाउंट से बिटकॉइन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। और इसी तरह के बहुत सारे बिल्कुल। और इरफान निजामी ने कहा कि क्या मोदी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश इंतखाबात में इक़्तिदार में आने के बाद शहरियों में बिटकॉइन के जरिए लाखों रुपए बांटने का गैर रस्मी वादा कर रहे हैं, क्योंकि इन पे इल्जाम लगता रहता है कि ये पैसे बांटकर इलेक्शन में आए हैं। और दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि खुद से ये ट्वीट की हो रात के किसी पहर, जब मे बी वो किसी और ख्याल में हो, जोन में हो, और फिर उसके बाद सुबह कह दियो कि नहीं ये ट्वीट मेरी नहीं है। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे किया करते थे, पाकिस्तान के खिलाफ रात के 1 बजे ट्वीट करते थे, जोन में रहकर प्राइम मिनिस्टर जागते रहा करे, कभी जहाज गिरा देते हैं, कभी अपना डिफेंस चीफ मार देते हैं, कभी रात को ट्वीट कर देते हैं। इंडिया कर क्या रहा है। चले जनाब, हमने नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के हवाले से तो बात किया, मुझे भूख लग गई है, अब हम खाना खाएंगे। और खाना नहीं खाएंगे, हम बेकरी लेके जाएंगे आज आपको। पंजाब बेकरी जो कहा जाता है कि सबसे पुरानी और सबसे पहली बेकरी है पंजाब की, उस हवाले से फरियाल राना ने वहाँ पे हमें क्या खिला रही है, क्या बनता है, देखते हैं आज का देसी फूड।
पाकिस्तान की सबसे पहली बेकरी यानी पंजाब बेकरी में, जो कि चौक निस्बत रोड पे है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया। उसके ठीक 2 दिन बाद 16 अगस्त 1947 को ये बेकरी का इफ्तिताह हुआ। इनकी खास बात तो ये है कि बादामों वाली खटाई और केक रस सबसे पहले इन्होंने बनाया। चले आए चलकर इनके ओनर से बात करते हैं और ये भी देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मियाँ बिलाल खालिद साहब। आप मुझे बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? हम लोग भी 1947 से इस बिज़नेस में पाकिस्तान में हैं, और जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, इंडिया में एक जगह है जलंधर, वहाँ पे एक और जगह है उसका नाम है बस्तियाँ, वहाँ पे आई थिंक 1938-37 में उन्होंने ये इस्टेब्लिश शुरू किया था। वहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट की पहली बेकरी है वो मोकमदीन है जो अनारकली में है, लेकिन वो पार्टीशन से पहले भी इधर ही थे और वो सब कॉन्टिनेंट की पहली बेकरी है। पार्टीशन के बाद हम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बेकरी बनाई है इस जगह पे, और अब तब से हम इधर ही हैं और हमारी 3rd जनरेशन है इस बिज़नेस के अंदर। क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे पहली बेकरी है तो इसका नाम पंजाब बेकरी क्यों रखा? ये नाम तो मेरे दादा ने ही रखा था, क्योंकि जब ये हम लोग इंडिया में थे तो तब सिर्फ पाक बेकरी थी। जब ये इधर आए तो फिर उन्होंने पाक पंजाब से स्टार्ट किया, लेकिन फिर इसको हमने एंड में पंजाब बेकर्स पे हमारा हुआ था कि पंजाब बेकर्स ही रखना है। जब आपने ये बेकरी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले क्या बनाना शुरू किया था? हम लोगों ने जी स्टार्ट में बन, रस, ब्रेड, ये बादाम खटाई जो आप है वो, और ये जो केक रस है, ये हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। इवन कि मेरे फादर बताते हैं कि जब ये चीज़ें बनती थी तो लोग देखने आते थे ये बनती किस तरह। आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी? हमारी जी ब्रेड की, बन की, केक रस, बादाम खटाई, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड। बादाम खटाई का तो इसलिए भी लोगों को था कि इसके अंदर बादाम जाते कैसे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता था कि बादाम ऊपर रखा जाता है। बादाम खटाई कुछ यानी कि इंट्रोड्यूस ही हम लोगों ने करवाया कि ये भी एक चीज़ होती है, और उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी है। उसके बाद हमारे जो बन है, बन की क्वालिटी मैं चैलेंज तो नहीं कह सकता, लेकिन बन की क्वालिटी पूरे लाहौर में हमारी जैसी नहीं है। हमारे बन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इसको आप 2 महीने पड़े अंदर इसको फंगस नहीं लगेगी। ये पाकिस्तान की सबसे पहली बेकरी है तो कोई मशहूर शख्सियत तो यहाँ पर आती होंगी, या फिर उनके नाश्ते यहाँ से जाते होंगे, या फिर शाम की चाय के बिस्किट वगैरह तो जाते ही होंगे? जी बहुत हैं, और उसमें हमारे शोबिस इंडस्ट्री के भी हैं। उसमें खालिद अब्बास डार साहब हैं, मियाँ शहबाज की फैमिली है, इनकी तरफ हमारा सारा नाश्ता हमारी तरफ से जाते हैं, और काफ़ी लोग इधर आते हैं। शोबिस के तो बहुत आते हैं। नदीम बेग होते थे, हमारे सीनियर एक्टर हैं, वो आते थे। द ग्रेट मुन्नू भाई वो भी आते थे। आपकी इतनी पुरानी बेकरी है और आप यहीं पर काम कर रहे हैं, तो कभी आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच होनी चाहिए? मेरे फादर जी अकेले थे, उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, और जब हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोग जब आए हैं तो अब इंशाल्लाह ताला हम बिज़नेस में आ गए, तो हमारा है प्लान कि हम इसको ब्रांचेस को सोच रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ओपन करें। अब डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है और इसकी खास बात क्या है? इन दीज डेज हमारे पास जो डिमांड सबसे ज़्यादा केक रस की है, बादाम खटाई की है, बाकर खानी की है, और रस वगैरह की है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से हैं? जी रिहायश मेरी कोट लगभग है। अच्छा, तो अभी आप बेकरी से क्या लेने हैं? जी फ्रूट केक हैं और बिस्किट हैं। आपको इनकी बेकरी की खास बात क्या लगती है? टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इनका, और फ्रेश होती है चीज़ें, काफ़ी खस्ता, और मैं 8 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? हम भी निस्बत रोड पे हैं शुरू से, बाईपास इधर से पुराने। अच्छा, तो आप इनकी बेकरी से क्या खरीद रहे हैं आज? जी तो नाश्ता डेली इधर से लेते हैं। आपको इनकी बेकरी की खास बात क्या लगती है? इनका सामान मेयारी है, खस्ता है। इनकी बादाम खटाई, केक रस, और जैसे मिक्स बिस्किट्स हैं, केक्स की क्वालिटी है, मतलब पिछले 40-45 साल से हम आ रहे हैं, वही सेम क्वालिटी है, और मेयार भी बहुत अच्छा है, और सबसे रिजनेबल प्राइस बहुत अच्छी है। अभी आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ से? केक रस वगैरह, ये बेकरी का सामान सारा काफ़ी पहले से हम परचेज़ करते हैं, तकरीबन शुरू से यहीं से ही जाता है। पहले अब्बू वगैरह लेके जाते थे, अब हम लेके जाते हैं। अच्छा, तो टेस्ट का या क्वालिटी का कोई डिफरेंस आया? नहीं, टेस्ट इनका वैसे ही है जैसे पहले था, और अभी भी वैसे ही है। आप ज़्यादातर क्या खाते हैं यहाँ से? यहाँ से केक रस खाते हैं, इनकी ब्रेड बहुत अच्छी है, इनके सैंडविच बहुत अच्छे हैं, ये तकरीबन हर चीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छे हैं। नाजरीन, मेरे लिए खटाई, केक रस और बिस्किट वगैरह इसके साथ आए हैं, इसको टेस्ट करते हैं।
नाजरीन, ये खताई वाकई में खस्ता और फ्रेश है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होगा, जिसमें पहला मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा, दूसरा मैच 14 दिसंबर को, जबकि तीसरा 16 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा, जबकि 18, 20 और 22 दिसंबर को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। कौमी टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस तरह फतुहात हासिल करें, कोशिश होगी कि सिलसिला जारी रहे, और साथ साथ ये भी कहा कि वेस्ट इंडीज टीम को हम आसान हदफ नहीं समझेंगे, दौरान सीरीज अपनी 100% परफॉर्मेंस देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैच देखने के लिए जो आ रहे हैं उन लोगों को ये मैसेज दिया कि कोरोना SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। अच्छी बातें करते हैं अब बाबर आजम बहुत ज़्यादा। याद रहे कि कोरोना वबा के बायस जो NCOC है उसने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले T20 और वनडे सीरीज़ के लिए 100% तमाशाइयों के बैठने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीज़न की ड्राफ्टिंग हुई, जो कि सबसे बड़ी हाईलाइट थी। प्रोग्राम के शुरू में हमने इस पर बात भी की। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने 8-8, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने 7-7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का ड्राफ्टिंग की तकरीब से खिताब करते हुए ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर जो पिचेस बनेंगी अब वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तर्ज पर बनेंगी, और इससे जो मुल्की खिलाड़ी हैं उनको अंदरून मुल्क की बैरून मुल्क खेलने का तजर्बा हासिल होगा। 37 करोड़ की मालियत की 2 ड्रॉप इन पिचेस स्पॉन्सर्स की गई हैं, जिनमें से एक पिच लाहौर और दूसरी कराची में लगाई जाएगी, और इसको उन्होंने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट करार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोलैबोरेशन, जो कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ करने जा रहा है, जो कि उन्होंने कहा कि मेरा एक विजन था। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं एज यूजुअल अर्ली इन द मॉर्निंग। उनसे जरा इस के हवाले से पूछते हैं। आज तुम्हारे पास बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए मिर्जा साहब के लिए। सब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल में चूंकि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसकी हम बात कर लेते हैं, T20 मैच है आज, तो सबसे पहले तो हमारे सामने एनालिसिस रखिए, आपका शहर कैसे वेलकम करे आज वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर इमरान और अरमला, आपको भी। और अगर हम देखें तो यकीनन बड़े अरसे के बाद कराची में मैच हो रहा है। आपको याद है पिछले साल जब PSL के मैचेस हुए थे, कोविड पॉजिटिव आया था कुछ प्लेयर्स का, और फिर यहाँ से मैचेस चले गए थे। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा कराची में हाल हुई है। वेस्ट इंडीज की टीम की 9वीं रैंकिंग है ICC की T20 में, और पाकिस्तान की 3री रैंकिंग है। इंग्लैंड पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान की टीम को मजबूत करार दिया जा है इस सीरीज के लिए। फिर उनके जो 3 खिलाड़ी जो कि आखिरी लम्हे पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से बाहर हो गए, शाय होप्स, उसके अलावा शेल्डन कॉटरेल, काइल माइल्स, तो इससे वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा धचका तो लगा है। लेकिन T20 क्रिकेट में इमरान आप कुछ नहीं कह सकते। निकोलस पूरन उनके कप्तान है, और अब से 3 बरस कबल जब इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज की एक बड़ी कमजोर टीम आई थी, उसने T20 सीरीज खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो सीरीज पाकिस्तान ने 3-0 जीती थी अप्रैल 2018 में। और पाकिस्तान की टीम खासी मजबूत है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। लेकिन क्रिकेट के माहिरीन का ये ख्याल है कि इस सीरीज में बांग्लादेश की तरह वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के लिए तरने वाला साबित नहीं होगी और टफ फाइट देगी। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में आज शाम 6 बजे शुरू होगा, कल दूसरा मैच शाम 6 बजे और फिर तीसरा मैच जुमेरात को है, तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। ठीक हो गया मिर्जा साहब। कल बाबर आजम ने भी अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम वेस्ट इंडियन टीम को आसान टारगेट नहीं समझेंगे, और आपने भी जिस तरह से कहा कि ये इतना ईजी नहीं होगा, तो क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है पाकिस्तानी टीम की होनी चाहिए? दो कि हमारा होम ग्राउंड है, हम नेशनल स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगी इस हवाले से? देखिए अरमला, स्ट्रेटेजी तो गालिबन ये वही रखेंगे। आसिफ अली को शायद ये डालेंगे, क्योंकि आसिफ अली को इन्होंने कंप्लीट रेस्ट कराया था बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। पता नहीं वो कितने थक गए थे कि सिर्फ 20 गेंदें उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली थी, वर्ल्ड कप T20 में, और फिर उनको हैरत अंगेज तौर पर रेस्ट करा दिया गया। तो आसिफ अली इस सीरीज में वापस खेलेंगे, और उसके अलावा बकिया सारे खिलाड़ी वही हैं जो ऑलमोस्ट बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं पाकिस्तान प्लान करेगा, जिस तरीके से पाकिस्तान खेलता चला आया है। हसन अली नहीं है इस टीम में, हसन अली चूंकि रेस्ट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप में खेले थे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम,
मोहम्मद रिजवान, फिर आसिफ अली, इनके होते हुए मैं समझता हूँ हैदर अली, पाकिस्तानी टीम बड़ी मजबूत नजर आ रही है। अच्छा, कुछ खबरें आ रही हैं, नए फैसल हसनैन साहब को नया CEO अपॉइंट किया गया है PCB का, कुछ आपके पास इत्तलात हैं इनके हवाले से? इससे पहले कहा जा रहा है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ एज MD काम कर चुके हैं 2018 के अंदर। इस हवाले से कुछ है आपके पास मालूमात में? जी, इमरान फैसल हसनैन जो थे वो ICC के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे ICC के और उनको बड़ा तजुर्बा है काम करने का। फिर उसके बाद वो जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ गए। आजकल वो मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में रह रहे थे, लेकिन चूंकि वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, तवक्को की जा रही है कि वो पाकिस्तान में आकर काम करेंगे क्योंकि बड़ा तजुर्बा है। जिस तरह वसीम खान लेस्टर शायर से वाबस्ता थे, लेकिन इनको तो ICC जिम्बाब्वे क्रिकेट को चलाने के बाद तो आई थिंक फैसल हसनैन विल बी अ गुड एडिशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेट्स होप। जी लेट्स होप फॉर गुड। ऐसा लगता है इस अपॉइंटमेंट को भी, जैसा कि आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें इनका फाइनेंस से बताया, कल जो रमीज राजा साहब की PSL ड्राफ्ट की तकरीब से स्पीच थी उसमें भी ऐसा लगा कि रमीज राजा टोटली इसकी जो इस वक्त जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसके ऊपर बड़े फोकस है। एक टीवी इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि हमें जो PSL का सैलरी कैप है इसको हमें बढ़ाना होगा ताकि हम बड़े प्लेयर्स को लेकर आएँ, फिर बड़े स्पॉन्सर्स इसके अंदर आएँ। कल उन्होंने कुछ 37 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का हवाला दिया नया नाज़माबाद की जानिब से कि जी वो इसके अंदर पुल इन कर रहे हैं जिससे क्रिकेट को मजीद फ़रोग मिलेगा और बाकी ग्रुप्स को भी आगे आना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा फोकस्ड है रमीज राजा, आपको भी ऐसा लगता है सर? बिल्कुल इमरान, क्योंकि एहसान मानी के दौर में वो कहते हैं कोविड आई तो 1.5 अरब रुपए एक साल पे डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च किए गए और वो खाया पिया 5 रुपए का गिलास तोड़ा 8 आने का। तो वही हिसाब हुआ इनके साथ कि जिस तरीके से वो पिछले दौर में पैसे का ज़िया हुआ है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हुए और कोई रिजल्ट नहीं बरामद हुआ। लेकिन हैरत की बात है कि जब से बाबर हामिद साहब को सैक किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ डायरेक्टर कमर्शियल की हैसियत से, कोई अभी तक डायरेक्टर कमर्शियल नहीं आया। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। तो अब देखते हैं कि रमीज राजा का फोकस तो है, खुद उन्होंने MBA किया हुआ है लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो खुद उनका भी फोकस होगा कि पाकिस्तान के फाइनेंसिस को लाया जाए। जी ठीक हो गया। मिर्जा साहब, PSL 7 की जो ड्राफ्टिंग है उसके हवाले से क्या कहेंगे? किस टीम की सिलेक्शन को आप कितने नंबर देंगे? आपको क्या लगा कि ड्राफ्टिंग के हवाले से कितना ये जस्टिफाइड था ओवरऑल तमाम जो टीम्स थी? देखिए, मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स की टीम की ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी हुई और कराची किंग्स की टीम की बहुत जबरदस्त ड्राफ्टिंग हुई। उसके बाद नंबर आता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो गैर मुल्की खिलाड़ियों जिनको रखा गया था, जैसे क्रिस गेल थे, उनको किसी ने नहीं लिया। बैन डंक थे जो कि लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते थे और उनकी वो जो बबल गम का जो बलून था वो बड़ा मशहूर हुआ था, तो वो बेंटन उन्होंने वो बिग बैच छोड़ी और उसके अलावा दीगर असाइनमेंट छोड़कर वो इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान में खेलने को, उनको नहीं लिया। तो कई ऐसे तबरेज शमसी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है साउथ अफ्रीका के, तो गालिबन उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है जो करंट प्लेयर्स हैं, क्योंकि सीरीज हो रही होगी 27 जनवरी से 27 फरवरी के दरमियान दुनिया भर में, तो शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कामरान अकमल की जो पेशावर ज़ल्मी के साथ 6 साल वाबस्तगी थी, उसका इख्तिताम बड़े एक जिसे कहेंगे तल्ख अंदाज से हुआ। और इसी तरीके से आप देखें कि मोहम्मद आमिर, पहले उन्होंने धमकी दी थी कराची किंग्स को कि मेरी कैटेगरी चेंज की तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, बाद में उन्होंने उसी तनख्वाह पर नौकरी करने को मुनासिब समझा। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजें हुई हैं। मुसर साहब, कल कुछ तज्जियाकारों ने यह भी लिखा कि इतने बड़े बड़े नाम अनपिक्ड रह गए और कुछ डोमेस्टिक बड़े अच्छे प्लेयर्स अनपिक्ड रह गए पाकिस्तान के भी। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो टीम्स की तादाद है अब PSL को बढ़ाने की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आपका इस पर क्या तज्जिया? 30 सेकंड्स के अंदर ये भी बताइए। बिल्कुल, PSL में टीमों को बढ़ाया जाए। मुल्तान पहले तो 5 टीमें थी, 6ठी टीम मुल्तान सुल्तान आई और जरूरत है क्योंकि खिलाड़ियों को अगर हमें अपने टैलेंट को अकोमोडेट करना है तो हमें उनके लिए उनकी तादाद को यकीनन बढ़ाना होगा, विच विल बी अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ऑलराइट मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आई होप कि अब चूंकि PSL करीब आ रहा है, फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज भी है, तो आपसे गपशप लगती रहेगी, तज्जिया आपका लेते रहेंगे। मिर्जा इकबाल सीनियर तज्जियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जो सबसे बेहतर पिक है वो लाहौर कलंदर्स विद दैट कराची किंग्स, और वाकई बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। लेकिन मुझे इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत इंप्रेसिव लग रही है ऑन पेपर। देखते हैं कि कैसा खेलते हैं वो उनका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं अरसलान सिद्दीकी से, जिनका अब तो नाम ही काफी है। हम अगर वीडियो गेम्स का जिक्र करें तो उन्होंने वीडियो गेम टेकन 7 का एक और टाइटल अपने नाम कर लिया और मजमूई तौर पर उनके टाइटल की तादाद 3 हो गई है। वीडियो गेम का ये मुकाबला अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में हुआ और इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेमर अरसलान सिद्दीकी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने फाइनल में जॉर्जिया के प्रोफेशनल गेमर एनाकिन को हराया। और क्या कमाल हराया, मतलब क्या ही बात है। अरसलान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अरसलान, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आप मतलब वीडियो गेम में आपने जीतते ही जाना है, आपने सोच लिया? नहीं, मैं असल में 3 दफा नहीं जीता, मैं तो 10-12 दफा जीता हूँ बाहर जाके। लेकिन ये जो मेन 3 ये थे, ये बहुत बड़े मेगा इवेंट्स थे। तो ये तीनों को मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले थे अपने अपने सालों में। इसके अलावा भी काफी मैं जीता हूँ बाहर जाके। बहुत जबरदस्त। और हमें ये भी पता है, हमारे देखने वालों को भी पता है कि आप हमारे स्टूडियोज में भी आ चुके हैं और टेकन के हवाले से अब आप एक ब्रांड बन चुके हैं माशाल्लाह दुनिया भर के अंदर। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, थोड़ा सा बताइए ये मुकाबला होता कैसे है? जो बच्चे आपको देख रहे हैं या टीनेजर्स देख रहे हैं, कैसा कंपटीशन होता है, कैसे खेलते हैं और कैसे जीतते हैं? फिर ये असल में मुकाबला, ये टूर्नामेंट होता है। इस तरह के काफ़ी टूर्नामेंट ऑनलाइन होते हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके अंदर कोई भी जाके कोई क्वालिफाइंग स्टेज नहीं है, आपसे रजिस्टर करो और आप जाके खेल सकते हो मुकाबले के अंदर। और ये 3 दिन मुकाबला चलता है। पहला दिन इस टूर्नामेंट के अंदर जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया था 500 लोग आए थे। नॉर्मली तादाद इतनी होती है 1500 या कोविड की वजह से क्योंकि 500 आए थे। तो 3 दिन चलता है। पहले दिन टॉप 96 को निकाला जाता है, फिर अगले दिन टॉप 8 को, और फिर फाइनल जो मेन ग्रैंड आखिरी दिन होता है, इस पे मेन स्टेज पे बुला के टॉप 8 को बुलाया जाता है और फिर में से एक विनर निकलता है। इस तरह जबरदस्त। और जो जिनके साथ आपका फाइनल था उनको आपने किस स्ट्रैटेजी के तहत हराया? क्योंकि ऑब्वियसली ये गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, मैं तो इसमें बिल्कुल नाड़ी हूँ। इमरान को फिर शायद थोड़ी समझ आए, लेकिन थोड़ा सा इस फाइनल के हवाले से भी आप बताएं। जिसके साथ मेरा फाइनल था वो असल में रेड बुल एथलीट मैं भी हूँ और वो भी रेड बुल एथलीट ही था। और काफ़ी अच्छा प्लेयर और यूएसए का टॉप का प्लेयर था जिसके साथ मेरा मुकाबला था। तो मुश्किल था थोड़ा सा उसको हराना, लेकिन ये असल में गेम मैचअप किया है। तो मतलब मुझे आपको मैचअप स्टडी करना पड़ते हैं, तो वो मैंने स्टडी किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा मैचअप को। कितनी देर चला आपका ये फाइनल कॉम्पिटिशन जो था, मुकाबला कितनी देर चला? ये मुकाबला चला था मेरा 15 मिनट के अंदर, क्योंकि मेरे पास 2 चांस था, 1 चांस था। तो मैंने एक भी चांस नहीं मैंने हारा और मैं मुकाबला जीत गया। That's great। मैंने आपसे ये सवाल पहले भी किया था, मैं दोबारा करूंगा। पाकिस्तान के अंदर इतनी सेंस नहीं है अभी नेशनल लेवल के ऊपर, आमतौर पे हमारे टीनेजर्स में जो कि गेमिंग करते भी हैं, कि इसको हम इंटरनेशनली कम्पीट कैसे कर सकते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप्स लेके आ सकते हैं। स्टेट के लेवल पे थोड़ी सी बात इस पर की थी फवाद चौधरी साहब ने जब वो साइंस के मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला दब गया। तो थोड़ा सा बताइए कि इसके ऊपर क्या काम होना चाहिए जिससे हम नेशनली प्लेयर्स को आगे लाएं, आप जैसे और भी नाम हमारे सामने आए और खेलें इंटरनेशनल टाइटल्स। जी बिल्कुल, जिस तरह फवाद चौधरी ने एक इनिशिएटिव लिया था और अब बिल्कुल वो जिस तरह आपने कहा है कि अब दोबारा उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाने का या एक सिस्टम बनाने का, जहाँ पे हम जिस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं वो वहाँ पे जाके टूर्नामेंट जीत सकें और फिर जब टूर्नामेंट जीतेंगे तो उनको फिर बाहर भेजा जा सके, जो कि अच्छा खेल है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह के एक इकोसिस्टम या इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए जो कि प्लेटफॉर्म नहीं है असल में, सिर्फ जो मतलब मैंने शॉर्ट वर्ड्स में प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे टूर्नामेंट्स हों, जहाँ पे लोगों को मतलब कुछ जो जगह जहाँ पे जाके कुछ दिखा सके। जिस तरह स्टेज होता है सिंगिंग का, पाकिस्तान आइडल वगैरह होते हैं, वहाँ जाके लोग गाते हैं, जीत जाते हैं। इस तरह पाकिस्तान पीसीबी है, मतलब कुछ इस तरह के बॉडी नहीं है। ये प्लेटफॉर्म कौन लाए, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज लाएं, स्पॉन्सरशिप वाले लाएं इस प्लेटफॉर्म को, या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी पाकिस्तान के लेकर आए? प्राइवेट कंपनीज भी ला सकती हैं। जो मुझे लगना चाहिए गवर्नमेंट को आना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप जिससे पूरी दुनिया को पता है $1 बिलियन इंडस्ट्री है और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में थोड़े पीछे हम, बल्कि काफी पीछे हैं। बाकी जापान यूएसए के अंदर इसमें सब घुसे हैं, गवर्नमेंट हर चीज, प्राइवेट इदारे, हर कोई इसके अंदर लगा है। इसका जो टेकन 7 आपने विन किया, इसका प्राइज मनी कितना था फॉर अ विनर?
असलान? इसका $5,000 था और ये पूल प्राइस था, लेकिन फिनर को मुझे $2,500 मिला था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अरसलान ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली हम वीडियो गेम्स या गेमिंग के हवाले से बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर कल्चर नहीं है। हम घरों से अपना रिएक्शन बड़ा वर्स्ट आता है, लोग कहते हैं कि अच्छा पूरा दिन वीडियो गेम खेलते हो, यानी कि वो अवेयरनेस का, हाँ अवेयरनेस वाला एक मामला बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हम लोगों को इस ई गेमिंग को या वीडियो गेम्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत है और एज अ स्पोर्ट इसको हमने आगे लेकर चला है, ना कि हम सिर्फ इसको फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट लेकर चले? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी बहुत आया था, कहते थे, अभी भी अब तो नहीं कहते बिल्कुल, पहले बहुत कहते थे कि क्या करोगे आप, मतलब कि कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आप, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी काफ़ी अवेयरनेस आई है, अवेयरनेस आ रही है, काफ़ी कंपनीज इसके अंदर आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट होता है, जिस तरह के शायद आप इतने अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते जितने अच्छे, जिस तरह कि मैं अपने आप को कहूँ कि मैं इतना अच्छा गेमर बन गया, क्या मैं शायद मैं इतना अच्छा किसी और फील्ड में नहीं कर सकता था। तो इस तरह ये चीज होती है कि अच्छा, आपको अरसलान देखने वालों को कोई ट्रिक तो बताओ कि टेकन में कैसे ज्यादा देर तक हम बगैर चांस लूज किए आगे जा सकते हैं, कोई ऐसा ट्रिक तो बताओ। ट्रिक है पैशन, बस। अच्छा लगे रहे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप वैसे तो ये आपके हम सेलिब्रेशन मोमेंट्स दिखा रहे हैं, मतलब बड़ी एक्साइटेड माशाल्लाह, वो करंट आपके अंदर नजर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त था उस वक्त। एक तो फीलिंग्स क्या थी आपकी, और दूसरा ये कि एक फीलिंग ये थी जो मैं शेयर नहीं की किसी से भी, वो है कि पूरा जब यूएसए के अंदर टूर्नामेंट होता है ना हमेशा, तो पूरा का पूरा यूएसए, आपने देखा होगा कि वो आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे ना आप, तो सारे के सारे यूएसए वाले लोग एनाकिन को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यूएसए के अंदर था। मेरे लिए बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो चीखे मार रहे थे, वो कह रहे थे यूएसए इस तरह के बोल रहे थे, ऊपर से कह रहे सेंड हिम होम, मतलब कुछ भी बोली जा रहे थे। तो इतना प्रेशर था ऊपर मेन स्टेज के ऊपर आना, और वो मेन स्टेज भी अक्सर थोड़ा बहुत हिल रहा होता था, और जब आपको कोई सपोर्ट भी ना करा और आप अकेले खेल रहे हो, तो उसके बाद फिर मजा आता है। जब मैं जीता फिर वो निकल आया पैशन से, वो जो विनिंग मोमेंट थी ये हुआ। अच्छा, मतलब उस वक्त तो फिर ऑब्वियसली आपने एक अपसेट कर दिया उनकी नजर में, दैट्स ब्रिलियंट। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स है, आगे कौन सा टाइटल खेलने के लिए जा रहे हैं आप? माशाल्लाह टेकन के तो किंग हैं आप, मैं आपको पहले भी कहता हूँ, तो आगे आप कोई टाइटल किसी और जगह पे आप प्ले करने जा रहे हैं, रजिस्टर किया खुद को? हाँ इंशाल्लाह अगले जनवरी के अंदर यूरोप में, मैं कभी नहीं गया तो यूरोप एक्सप्लोर करने का है मेरा प्लान, यूरोप में मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। ज्यादा वैसे टफ प्लेयर किस रीजन के हैं अरसलान? अमेरिकन ज्यादा टफ है, एशियंस हैं या फिर कोरिया के? कोरिया जापान, कोरियन तो जापानीज दोनों बनाने वाले हैं। ठीक है, एंड इन द एंड अपने यंगस्टर्स, यंग लॉट जो आपको देख रहे हैं, गेम खेलते हैं, अम्मी अब्बा से डांट भी खाते हैं, कुछ उनको कहना चाहे आप गेमिंग को लेकर एज अ प्रोफेशनल गेमर, कोई ऐसी बात उनको करें जो उनको हेल्प आउट करे उनके करियर में इस लिहाज से? लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ हमेशा से कि पढ़ाई साथ साथ ही है, मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा। मैं अपने केस में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, फ्रीज करवा ली थी, छोड़ी नहीं थी फिर भी मैंने, लेकिन फ्रीज करवाई थी। लेकिन मैं कहूँगा पढ़ाई साथ साथ रखें, अगर आपको पैशन है और आपका शौक है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, नाम कमा सकते हो, तो क्योंकि अभी तो कोई सिस्टम नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ कि कोई सिस्टम बनाए ताकि इजी रह जाए नौजवानों के लिए, यंगस्टर के लिए, ताकि उनको मेरी तरह बाहर के मुल्क जाके बहुत ज्यादा खर्चा करके एक रिस्क ना लेना पड़े, और पाकिस्तान के अंदर ही कोई गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। अरसलान थैंक यू वेरी मच, और हम आपके बिहाफ पे भी जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो वीडियो गेम्स वाला मामला है, आप जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके अंदर ये टैलेंट है और उनको एक्सप्लोर करने के लिए बाहर के ममालिक जाना पड़ता है, और उस वजह से बहुत सारे लोग शायद मेन स्ट्रीम पर आ भी नहीं पाते। अरसलान वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो में आप आए। गवर्नमेंट वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और साइंस तो इस तरफ आएगी, इस तरफ आए, बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, बहुत पैसे हैं इसमें। ब्रेक लेंगे? नहीं, अच्छा हमारे साथ अब खुशी आ गई है, ठीक हो खुशी आ गई, हाँ टाइम कम है जी, खुशी आ गई, खुशी आ गई। खुशी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी क्या बताने वाली हैं आज आप? आज मैं वर्कआउट ऑफ द डे बताऊंगी, जिसमें फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। क्रॉसफिट का ही वर्कआउट होता है, वर्कआउट ऑफ द डे। हिट वर्कआउट है जिसमें मैं 4 एक्सरसाइज बताऊंगी, जिसके आपने 4 राउंड्स करने हैं, और इसमें आपको टाइम कैप दूंगी 10 मिनट्स के। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड पावर क्लींस। यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, go in deadlift position, stand, extend and pull the weight up for front rack positions. Elbows go up, dumbbells go right above your shoulders. 1 and up. One more time guys, deadlift to one front rack position. Second exercise is guys dumbbell burpees.
Jump back, jump forward, and stand with the dumbbells. Jump back, jump forward, stand with dumbbells. Third exercise is called push presses. Partial squat position and thrust the weight up and come back to partial squat position. Feet should be hip width apart, elbows tucked in right next to your chest, and exhale on the top, extend your arms and explode up. Third exercise, fourth exercise is skipping, guys. If you don't know skipping, आप jumping jack से alter कर सकते हो, इसको alternate कर सकते हो. 4 rounds in 10 minutes, heart rate ऊपर जाएगा, but you'll enjoy the workout as well. 8 reps for the exercise and 80 reps of skipping or jumping jacks. Try this at home. This is a CrossFit workout. It's called for time. Try this home. ओए बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है खुशी, आपने सुबह सुबह बताई है, लेकिन खुशी आप ये कुछ हाँ कुछ You can use a lighter dumbbells if you're a beginner. हाँ वैसे अगर intermediate पे भी हो, work on your own pace. 5 rounds है, इसमें स्टार्टिंग में हम टाइम कैप नहीं देते, ये उनके लिए होता है जो इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाते हैं. क्योंकि मुझे तो ये डंबल देख के क्वेश्चन मैं जल्दी से कर लूं, आजकल मौसम वैसे ठीक है एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जब सर्दियां आ जाती हैं थोड़ा सा लोग लेजी हो जाते हैं कि बिकॉज़ ऑफ द स्मोक एंड एवरीथिंग माय थ्रोट इज आल्सो बैड अभी, इसे आपको पता लग रहा होगा आवाज चेंज हुई हुई है, is because of the smoke as well. तो 2 मिनट के लिए बाहर जाएं तो आपका गला खराब हो जाएगा. So maybe it's good at indoors, outdoors के लिए थोड़ा नहीं है. Outdoor पे नहीं, indoor ही करें आजकल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया. सुबह सुबह खुशी ने आपको एक्सरसाइज बता दी है, आपने घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है. नहीं करनी है. इंडोर कर लें, आउटडोर का थोड़ा सा है इशू, वो भी मास्क लगा के आप कर सकते हैं. ये हम अपने आप को कहते हैं. हाँ, लेकिन अक्सर Go outside, guys. Oh yes. Go outside. Okay जी, हम इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं. पानी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, साथ I'll be supporting West Indian team as well. उनको भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे. मैं तो वैसे ही ऑलरेडी करूंगा, मुझे देखना. हाँ, we are different than the Bangladeshi crowd. We are supporting the other team as well. So all the best to the team. क्रिकेट वापस आ रही है. SOPs का ख्याल रखें. अगर कराची वाले खास तौर पे मैच देखने जा रहे हैं तो SOPs को मद्देनजर रखें. मास्क पहने और अगर आप वैक्सीनेटेड तभी जाएं. वैक्सीनेशन करवा लें, जरूरी है, क्योंकि लेवल 4 की इस वक्त इमरजेंसी यूके के अंदर लगा दी है. इट मींस के ओमिक्रॉन इट्स गेटिंग मोर सीरियस. इजाजत लेंगे, फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा. कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज.